हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। अब हमारा जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर है, इसका जितना भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो खत्म हो गया। ठीक, अब इसमें कुछ भी ऐसा बचा नहीं है जो आपको समझने की जरूरत है। अब आप पूरी एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और आगे भी सब कुछ लगा सकते हैं। ठीक, चलिए अब हमारा आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाएंगे। जितने भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हैं वो सारी डिस्कस करवाएंगे, एग्जाम्पल्स डिस्कस करवाएंगे। और देखिए, हम बार बार बच्चों को ये बात बोलते हैं, बार बार, ओवर एंड ओवर, ये हमारा एक्सपीरियंस है कि बच्चों के दिमाग में ये होता है कि एनसीईआरटी बहुत हीन भावना से देखते हैं कि एनसीईआरटी नहीं। ये बहुत गलत सोच है। आप ये सोचिए कि जितने भी आपकी साइड बुक्स और इधर उधर की किताबें हैं वो सब लिखी किस पे गई हैं? एनसीईआरटी पे। सिर्फ इसलिए कि भाई वो पतली है, सस्ती मिल जाती है, किसी चीज की वैल्यू को डी इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इतनी अच्छी किताबें हैं कि अगर आप उनको पूरा लगा लें तो ये हमारी रिटन गारंटी है कि आपके बोर्ड्स में 90+ मार्क्स कहीं नहीं गए। केवल एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लीजिए अच्छे से। लगाने का मतलब है कितने अच्छे से लगाओ कि दिमाग में चीजें स्थायी रूप से बैठी रहें। ठीक, दूसरी चीज, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप देख लीजिए, मैथमेटिक्स से तो हम जेई की ही बात करेंगे, तो जेई के एग्जाम में भी अगर आपने केवल एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लिया तो जेई मेंस में आप मान के चलिए कि 60 to 80% क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली हो जाएंगे बच्चों। इतने पे तो आपके अंडर 5000 रैंक आ जाती है। पर प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे इतना कूदते हैं, कभी इस किताब, कभी उस किताब, कभी इस कोचिंग के नोट्स, कभी उस कोचिंग के नोट्स, कभी इस कॉन्सेप्ट, कभी उस कॉन्सेप्ट, और फाइनली दे हैव गॉट रायता इन देयर दिमाग और वही पेपर में फैला के आते हैं और वही नंबर मिल जाता है। ठीक, तो आपको बेसिकली देखिए, सीरियसली पढ़ाई करनी है, रिगरसली करनी है और एम्ड पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि कील गाड़नी है तो पूरी दीवार पे हथौड़ा नहीं मारना है। टारगेटेड पढ़ाई करिए कि आप एनसीईआरटी उठा लीजिए एक लाइन से पूरी एनसीईआरटी। देखो, सीधी सी बात है, अगर आप एनसीईआरटी को इतना कमजोर समझते हो तो एनसीईआरटी हो जानी चाहिए आपसे। तो आप पहले पूरी एनसीईआरटी लगा लो, उसके बाद आपको जो मर्जी वो लगाते जाओ। भाई, अगर एनसीईआरटी से अच्छी अच्छी किताबें आप लगा सकते हो तो एनसीईआरटी हो जाएगी ना। एक बार लगा के देखो, पता चल जाएगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, बहुत सिलेक्टिव है बच्चों। इसी से ले लेकर के तो बने अब बच्चा बाप से अच्छा तो नहीं हो जाएगा। ये लॉजिक तो मुझे नहीं समझ में आता है कि एनसीईआरटी से अच्छी उसके ऊपर बेस की लिखी हुई किताबें होंगी। पहले एनसीईआरटी लगा लो, बहुत ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी लगा लीजिए, फिर आपको टाइम बचता है, समय बचता है तो आप कोई भी बुक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आई सजेस्ट कि अगर आप आईटी की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरी लगा लीजिए। बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं केवल तो एनसीईआरटी पूरी लगा लीजिए और एग्जाम्पलर भी लगा लीजिए, कोशिश करिए दोनों लगा लीजिए। और अगर आप जेई की तैयारी करें तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगा लीजिए। दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट। और अब तो देखिए, पहले तो आईआईटी जेई में हर साल 30 क्वेश्चन ही मिलते थे आपको। अब तो एक ही साल में 2 बार पेपर हो रहा है और एक बार में 6-6 दिन पेपर हो रहा है और हर दिन 2 मीटिंग में पेपर हो रहा है। मतलब एक बार में आपको 12 पेपर मिल रहे हैं, फिर इधर 12 पेपर मिल रहे हैं, तो टोटल 24 पेपर हो गए। तो हर साल आपको 24 पेपर्स मिल जा रहे हैं भाई। मतलब 600 के ऊपर क्वेश्चंस हर साल आपको आईआईटी प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा है। वही करो ना, 18 से चालू है, 18, 19, 20, 3 साल के आप 1800 क्वेश्चन तो यही हो गया आपके। वो भी एकदम स्पेसिफिकली आस्क्ड इन आईआईटी जेईई। आप पेपर लगा के देखिएगा, आपको 60 to 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ना मिल जाए तो नाम बदल देना हमारा नहीं, हमारे चैनल का। ठीक, चलिए, हमारे बदल सकते हो क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि if R1 and R2 are two equivalence relations बहुत पहले पढ़ा था हमने, एक बार फिर रिवाइज करवा देते हैं कि क्या होते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस। हम उनको कहते हैं जिसमें कि जो आपके रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। ये तीनों होते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है आपका। अगर ये तीनों सेटिस्फाई कर गए तो हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है कि सारे के सारे A, A इस टाइप के एलिमेंट
बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। किस पर डिफाइन किया? सेट ए पे डिफाइन किया ना। तो हमने इसमें से एक एलिमेंट ए उठाया, हमने ये कहा कि अगर इस सेट का कोई भी एक एलिमेंट ए उठाएंगे तो ए कॉमा ए ये खुद से रिलेटेड होगा इस सेट में। मतलब क्या होता है कि हम 1 2 लिखते हैं, मतलब 1 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 2 जैसे लिखते हैं। उसी तरीके से अगर ए इसमें से आपने उठाया तो इस टाइप का एक ऑर्डर्ड पेयर डेफिनेटली आपके रिलेशन में आएगा ही आएगा। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक। सिमेट्रिक ये होता है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर तो दिस इंप्लाइज दैट बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू सेट ए बी। अगर आप इस सेट के दो एलिमेंट्स उठा रहे हैं और ए बी से रिलेट कर गया तो बी भी ए से रिलेट करता है। सिमेट्रिक है ए बी तो बी ए, तो ये आपका हो गया सिमेट्रिक टाइप ऑफ रिलेशन। ट्रांजिटिव मतलब ये ट्रांजिट कर जाता है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज दैट ए सी विल ऑल्सो बिलोंग टू आर। ए बी से रिलेट किया, बी सी से रिलेट किया तो ए भी सी से रिलेट कर जाएगा। तो ये हो गया आपका ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू सेट और ए सेट में। मतलब ए सेट के ऐसे 3 एबीसी जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये भी होना चाहिए। ठीक। तो ये है आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्वेश्चन थोड़ा थियोरेटिकल है कि आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करते हैं। इसमें केवल लिखना है। लेट्स स्टार्ट। प्रूफ कहिए या शो कहिए, शो तो लिखना गंदा लगेगा। लेट्स प्रूव दैट कि अगर R1 इज अ रिलेशन, R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। इसका मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 for all A belonging to set A and R2 is an equivalence relation रिफ्लेक्सिव होगा, लिख दीजिएगा। on A, this implies that A comma A belongs to R2 for all A belonging to set A। ठीक। तो इसका मतलब ए R1 में एलिमेंट है, ए R2 का भी एलिमेंट होगा। मींस A comma A belongs to R1 and R2 both। A comma A belongs to R1 and R2 both। इंटरसेक्शन में हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन की डेफिनेशन ये कहती है दो सेट्स के बारे में कि if an element has to be part of the intersection, it has to be element of both the section, both the sets। मतलब A इंटरसेक्शन B और रादर R1 इंटरसेक्शन R2 की डेफिनेशन यही लिख देते हैं। R1 intersection R2 is such that X belongs to R1 and X belongs to R2। यही कहता है ना। R1 इंटरसेक्शन R2 का मतलब होता है कि हर वो एलिमेंट जो R1 और R2 दोनों में है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में आ जाएगा। तो A R1 में भी है और R2 में भी है। दिस इंप्लाइज दैट A comma A belongs to R1 intersection R2 for all A belonging to set A। ठीक। This implies that R1 intersection R2 क्या हो गया? is reflexive। आपने ये प्रूफ कर दिया कि R1 intersection R2 is a reflexive relation। ठीक है, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, लेट्स प्रूव फॉर सिमेट्रिक। लेट्स प्रूव मत लिखिएगा। फॉर सिमेट्रिक A comma B belongs to R1 implies that B comma A belongs to R1
सिमेट्रिक है, क्योंकि R1 रिलेशन जो गिवन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। तो R1 सिमेट्रिक है, इसलिए हमने कहा कि A, B belongs to R1 implies that B, A also belongs to R1, ठीक, and A, B belongs to R2 implies that B, A belongs to R2 also. This implies that A, B belongs to R1 and R2 implies that B, A belongs to R1 and R2. अब A, B अगर R1 में है और R2 में है तो B, A R1 और R2 दोनों में होगा। A, B R1 R2 में है तो B, A R1 R2 दोनों में होगा, यही हमने कहा ना। A, B R1 में है तो B, A भी R1 में होगा। A, B R2 में हुआ तो B, A भी R2 में होगा। और क्योंकि ये एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट है तो दिस इंप्लाइज दैट A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 में भी आएगा। दिस इंप्लाइज दैट B, A also belongs to R1 intersection R2. This implies that R1 intersection R2 is क्या? Symmetric. चलिए, सिमेट्रिक भी हो गया। अब हमें प्रूफ करना है ट्रांजिटिव। अगर हमने तीनों प्रूफ कर ले गए तो इसका मतलब हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। होगा ही, क्वेश्चन ने पूछा है तो होगा ही। थर्ड पार्ट फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर तो ए सी बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव इफ सिंस R1 इज ट्रांजिटिव। क्यों वो ट्रांजिटिव होगा? क्यों? क्योंकि R1 इक्विवेलेंस है तो उसको तीनों होना पड़ेगा। A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R। देखिए केवल लिखना है, डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं हम लोग एक तरीके से, लेकिन लिखना आना चाहिए। लिखना नहीं आएगा तो परेशान रहोगे। दिस इंप्लाइज दैट A, C बिलोंग्स टू R। क्यों? क्योंकि R1 ट्रांजिटिव है एंड सिंस R2 is also transitive, this implies that A, B belongs to R2 and B, C belongs to R2. This implies that A, C belongs to R2. भाई देखो, आप ये कहोगे कि हर बार आप एलिमेंट सेम क्यों ले रहे हैं? हम इसलिए सेम ले रहे हैं कि एक ही सेट पे डिफाइंड है और दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन हैं तो इसका जो रिलेशन होगा वो भी इसमें आएगा। हर एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई करता रहेगा। ये नहीं कि हर एलिमेंट सेम होंगे, लेकिन ये रिलेशन होल्ड करता रहेगा। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट कि A, B बिलोंग्स टू R1 एंड R2। अगर ये दोनों में बिलोंग कर गया, अगर A, B दोनों में बिलोंग कर गया तो और एंड B, C भी दोनों में बिलोंग कर गया तो दिस इंप्लाइज दैट, ये इंप्लाई करेगा कि R1 एंड R2 बोथ। तो दिस विल इंप्लाई दैट A, C विल ऑल्सो बिलोंग टू बोथ R1 एंड R2। समझो बच्चों, A, B अगर R1 में बिलोंग किया, B, C R1 में बिलोंग किया तो ये इसमें जाएगा। इसी तरीके से हमने R2 के लिए स्टेटमेंट लिखा। अब हमने कहा कि कोई ऐसा पेयर आपने ढूंढा जो R1 और R2 दोनों में है। R1 R2 में एक ऐसा पेयर मिला और वही इसमें भी मिल गया, वही इसमें भी मिला और वही इसमें भी मिल गया। तो R1 और R2 दोनों में अगर मिल गए तो ये एलिमेंट भी तो होना ही पड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है। तो दिस इंप्लाइज दैट A, C belongs to R1 intersection R2. Therefore, R1 intersection R2 is what? Transitive also. And hence, since R1 intersection R2 is reflexive, symmetric, and transitive, therefore it is an equivalence relation। ठीक, क्या हो गया? R1 इंटरसेक्शन R2 एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। लिखना ज्यादा है लेकिन
प्रॉपर्टीज, थ्योरम, डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। ये आपके मिसलेनियस के एग्जांपल्स हैं, थोड़े लेंदी होंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, गिव मी सम टाइम, आई विल क्लियर अप द बोर्ड एंड देन वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये भी बहुत ही अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। ये एक, वो कहते हैं ना कि पुरानी चीज को नए, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो द एग्जांपल, पुराने चीज को एकदम नया करके, मतलब कवर नया डाले, नए डिब्बे में पैक करके बेच रहे हैं, वही हाल है। इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स केवल नाम कहने के लिए ही, ये है आपका जो सबसे पहले हमारा काउंटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था, कौन सा? नेचुरल नंबर्स। तो ये नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, कह रहा है कि नेचुरल नंबर्स में होल नंबर्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि प्रोडक्ट लेके इधर कर रहा है, तो जब डिवाइड करेंगे तो हो सकता है जीरो किसी एक में आ जाए, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो वैसे भी हमें तो इंटीजर्स और नेचुरल नंबर से मतलब है, तो जीरो हटा ही दिया उसने। पॉजिटिव इंटीजर्स बाई एक्स वाई आर यू वी, मतलब एक्स वाई इज रिलेटेड अंडर रिलेशन आर टू यू वी। एक्स वाई जो ऑर्डर्ड पेयर है वो यू वी से रिलेट कर रहा है अंडर रिलेशन आर। इसका मतलब है कि x और v का प्रोडक्ट और y और u का प्रोडक्ट, उसने कहा x इंटू वी इज इक्वल टू वाई इंटू यू, ये बोल रहा है। ठीक, हमें प्रूफ करना है कि दिस रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब वी नीड टू प्रूव दैट दिस आर इज सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऑल थ्री टुगेदर। रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्सिव एक्स वाई आर एक्स वाई, यही कहता है ना कि अगर आप ए कॉमा बी बिलोंग ए कॉमा ए, ये ऑर्डर्ड पेयर इससे रिलेट हो रहा है, तो अगर रिफ्लेक्सिव होना है तो यहां जो ऑर्डर्ड पेयर है वही यहां पर भी होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, लिख दो वाई एक्स। इसका मतलब कि एक, अगर ये दोनों भी सेटिस्फाई कर गया तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? विच इज ट्रू, देयरफॉर आर इज क्या? रिफ्लेक्सिव। आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सेकेंड, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है कि if एक्स वाई और यू वी इसका एलिमेंट है, तो विच इंप्लाइज दैट एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू, और हमने इसको पलट के लिख दिया तो ये हो गया वाई यू इज इक्वल टू एक्स वी। एक मिनट, अगर हमें इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि यू वी इज रिलेटेड टू एक्स वाई, ए बी तो बी ए बी तो बी ए, मतलब यू वी एंड एक्स वाई, तो यू वाई इज इक्वल टू वी एक्स, यू वाई इज इक्वल टू, यही तो लिखा हुआ है, यू वाई इज इक्वल टू वी एक्स, इसी फॉर्म में लिख दो, यह जाएगा यू वाई इज इक्वल टू वी एक्स। तो विच इंप्लाइज दैट यू इज रिलेटेड टू, पहले दोनों, इसके पहले दोनों एक्स, सॉरी एक्स इज प्रोडक्ट विथ, ये इसका पहला एलिमेंट बनेगा u, और दूसरा एलिमेंट कहां से आ रहा है? दूसरे वाले प्रोडक्ट का पहला वाला, मतलब v इज रिलेटेड टू इसका दूसरा एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट x और इसका एलिमेंट u v इज रिलेटेड टू एक्स वाई, u v इज रिलेटेड टू एक्स वाई। प्रूफ कर दिया ना। देखिए ये है रिलेशन, हमने जब उल्टा लिखा तो यू वाई इज इक्वल टू वी एक्स लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। भाई देखो, अगर 2 इज इक्वल टू 3 है, सॉरी 2x इज इक्वल टू 3y है, तो 3y इज इक्वल टू 2x भी तो होगा। तो सेम चीज को बस उल्टा लिख दिया गया। उसके बाद हमने इसके ऑर्डर्ड पेयर इधर क्या चाहिए थे? यू वी, तो हमने u को v से रिलेट कर दिया, और इधर क्या चाहिए था? x y, तो x को y से रिलेट कर दिया।
ठीक है, तो यही सिर्फ आपको करना है, इन ऑर्डर पेयर्स को उल्टा करिए और फिर अपना रिक्वायर्ड आंसर ले आइए। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव का मतलब है फॉर ट्रांजिटिव, थर्ड वाला, ये कहेगा कि इफ एक्स वाई अंडर आर इज रिलेटेड टू यू वी एंड यू वी अंडर आर is related to AB, this should imply that x comma y belong is also related to AB। तीन एलिमेंट्स उठाइए, ये दोनों होल्ड करके तो ये होल्ड कर जाना चाहिए। तो चलिए इससे हमको क्या मिला, सिंस एक्स वाई इज रिलेटेड टू आर अंडर यू वी, सॉरी एक्स वाई एंड यू वी आर रिलेटेड अंडर आर, दिस इंप्लाइज दैट एक्स वी is equal to yu and uv is related to ab under relation r, this implies that ub is equal to av। यहां से आपको मिलेगा, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट xb is equal to ay, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। हमें इन दोनों को यूज करके वो रिजल्ट लेके आना है। चलिए, तो हमें यहां से मिला कि ub इज इक्वल टू av, विच इंप्लाइज दैट b बाई a इज इक्वल टू v बाई u। ये रिलेशन 1 हो गया आपका, v बाई b, b बाई a इज इक्वल टू v बाई u। अब इसको कंसीडर करिए, ऑल्सो एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू, दिस इंप्लाइज दैट एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू, दिस इंप्लाइज दैट v बाई यू इज इक्वल टू y बाई एक्स। ये रिलेशन नंबर, अब बस आंसर आ चुका है। अब आपको रिलेशन 1 2 में दोनों में ये क्या है, हमने लिखा है b बाई ए इक्वल टू v बाई यू, ये u है हमारा। v और u हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, दोनों mn लिखना चाहिए था हमको, बट एनीवेज अब लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन में यही दिया है। ठीक है, तो इतना हमने बना लिया, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो इसका मतलब हुआ फ्रॉम 1 and 2 क्या कहेंगे हम कि v बाई यू इज इक्वल टू b बाई ए, एंड v बाई u इज इक्वल टू व्हाट, x y बाई x। दिस इंप्लाइज दैट दोनों v बाई u के बराबर हैं, b बाई a शुड बी इक्वल टू y बाई x और bx इज इक्वल टू ay, bx इज इक्वल टू ए वाई। हो गया प्रूफ, यही हमको प्रूफ करना था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई और एक्स वाई इज रिलेटेड टू ए बी अंडर रिलेशन आर, यही आपको प्रूफ करना था। देयरफॉर दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो सिंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑल थ्री टुगेदर, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये रिलेशन कैसा रिलेशन हो गया है, ये रिलेशन आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए गिव मी सम टाइम, अगर आपको टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज करिए, नोट कर लीजिए, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसने दो रिलेशंस डिफाइन किए एक ही सेट पे। एक रिलेशन ये है कि जो गिवन सेट है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नेचुरल नंबर्स उठा लिए स्टार्टिंग के, और उसने कहा कि एक रिलेशन R1 है, बी रिलेशन इन x गिवन बाय R1 x, y सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। x माइनस वाई किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। मतलब इसमें से हम हर एक वो ऑर्डर्ड पेयर उठा सकते हैं, जिसका डिफरेंस डिविजिबल बाय 3 हो। फॉर एग्जांपल 1 4 उठा लो, 4 माइनस 1 3 डिविजिबल बाय 3। 1 7 उठा लीजिए, 6 1 7 6 डिविजिबल बाय 3। 1
9 नहीं होगा, मतलब 1 4 हो सकता है, 1 7 हो सकता है, ठीक। उसके बाद 2 के साथ 5 रिलेट कर सकता है, 2 के साथ 8 रिलेट कर सकता है, 3 के साथ 6 रिलेट कर सकता है या 9। मतलब या तो आप क्या उठा रहे होंगे, सेट्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, पहले एनालाइज कर लेते हैं। सेट्स क्या कह रहा है, या तो आप 1 4 और 7 में से कोई एक एलिमेंट उठाइए, क्योंकि 3 + 1 4 + 3 7, इन्हीं का डिफरेंस 3 से डिविजिबल आएगा। या आप 2 5 8 में से कोई एलिमेंट उठाइए, या 3 6 9 में से। यही 3 नंबर्स के पेयर्स ऐसे मिल रहे हैं इसमें, जो कि जिनका की डिफरेंस, अब इसमें से आप जितने ऑर्डर्ड पेयर्स बना ले जाएंगे वो इसके आंसर्स हो जाएंगे। इसमें से आप जितने ऑर्डर्ड पेयर्स बना ले जाएंगे उतने आपके आंसर्स हो जाएंगे, क्योंकि इसका हर एक ऑर्डर्ड पेयर, चाहे आप 3 9 चूज करिए तो भी 3 से डिविजिबल है, 6 9 चूज करिए तो भी 3 से डिविजिबल है, 3 6 चूज करिए तो भी 3 से डिविजिबल है। इसी तरीके से इसमें 2 8 6 डिफरेंस आएगा, डिविजिबल बाय 3, ये भी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आप उठा लीजिए, हर ऑर्डर्ड पेयर का आंसर डिविजिबल बाय 3 आ रहा है। मींस इसका जो x माइनस वाई, जो x y का ऑर्डर्ड पेयर आप उठा रहे होंगे, वो या तो इसमें से 2 उठेंगे, या इसमें से 2 उठेंगे, या इसमें से 2 उठेंगे। ये रिलेशन R1 क्लियर हुआ। अब आते हैं R2 पे। R2 ये कह रहा है, R2 ने यही चीज लिख दी। R2 ने ये कहा कि इज अनदर रिलेशन ऑन x गिवन बाय x, y सच दैट, या तो x y इसका सबसेट है, या इसका सबसेट है, या इसका सबसेट है। तो बात तो एक ही हो गई ना दोनों में, कि इसमें से आप केवल वो नंबर्स उठा रहे हैं जो 3 से डिविजिबल है, तो आपको यही 3 पेयर्स बनाने पड़ेंगे, और इसमें से कोई 2 उठा लेने पड़ेंगे। चाहे 1 7 उठाइए, चाहे 1 4 उठाइए, चाहे 1 4 7 उठा लीजिए। बेसिकली आप चाहे तो इसका R1 को पूरा लिख सकते हैं। R1 क्या बनेगा आपका, R1 आपका बनेगा 1 4 1 7 एंड 4 7। इससे आपका आएगा 2 5 2 8 एंड 5 8। इससे आपका आएगा 3 6 3 9 और 6 9। यही आपका R1 आएगा। R1 यही कहेगा। इस सेट से हमने वो हर एक ऑर्डर्ड पेयर उठा लिया जो 3 से डिविजिबल था। अब ध्यान से देखिए, जो दूसरा R2 वो कह रहा है कि XY इज अ सबसेट ऑफ 1, कहां गया, 4 एंड 7। तो इसका सबसेट बनाओ दो एलिमेंट का, तो 1 4 आएगा, 1 7 आएगा, या 4 7 आएगा, ये 3 आए। दूसरा वाला मेक सबसेट्स ऑफ 2 5 8, तो 2 5 आएगा, 5 8 आएगा, या 2 8 आएगा, 2 5 2 8 5 8। या 3 6 9 के सबसेट्स, 3 6 आएगा, 3 9 आएगा, या 6 9 आएगा। तो बेसिकली आप अगर इस रिलेशन को लिखेंगे तो भी यही आंसर आएगा। R2 आप लिखेंगे तो भी R2 इज इक्वल टू what? We will start writing the subsets. क्या क्या आएंगे, 1 4 1 7 4 7 2 5 2 8 and 5 8 3 6 3 9 and 6 9। अब देखो बच्चों, हमने दोनों सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। क्या दोनों सेम हैं? Yes, each and every element of set relation 1 is present in relation 2 also, therefore R1 is equal to R2। ठीक, ये तो हो गया आपका एनालिटिकल तरीका कि कैसे हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करके समझ जाएं कि भैया यही इसकी बात कर रहा है। ठीक, दूसरा आता है इसको लिखने का तरीका। आप ये भी लिखेंगे, कोई गलती नहीं है, इस तरीके से आप लिख दीजिए। जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा आपको कि भाई पूरा जस्टिफाई कर दो आप, हाँ क्यों आपने ऐसा बोला, ये सेट ही क्यों आंसर है। तो आपने क्या किया, इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स निकालिए जो डिविजिबल बाय 3 हैं, जिनका डिफरेंस डिविजिबल बाय 3 है। इसके सारे सबसेट्स लिखिए, इसके सारे सबसेट्स लिखिए, उसके सारे सबसेट्स लिखिए, और प्रूफ कर दीजिए कि दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। इट गिव्स दैट R1 इज इक्वल टू R2। दूसरा लैंग्वेज वाला तरीका है जिसमें आप कहानी लिखते हैं, जैसे फॉर x, y बिलोंगिंग टू R1, xy जो भी R1 को बिलोंग करेगा, विच इंप्लाइज दैट x माइनस y इज डिविजिबल बाय 3, which implies that x, y belongs to either x, y is either a subset of 1 4 7 or
x कॉमा वाई इज अ सबसेट ऑफ, भाई देखो x माइनस वाई को डिविजिबल होना है तो यही 3 पेयर्स का सबसेट होना चाहिए ना, 2 5 8, और x कॉमा वाई इज अ सबसेट ऑफ 3 6 एंड 9। ठीक, इसका मतलब हमने इसका एक जनरल एलिमेंट उठाया, वो इसका एक एलिमेंट बन गया। ये रिलेशन कौन सा है? विच इंप्लाइज दैट x कॉमा वाई belongs to relation R2. This implies that R1 is a subset of R2. ठीक, हर एक R1 का उठाया हुआ एलिमेंट R2 में लाई करता है। हर एक R1 का उठाया हुआ एलिमेंट R2 में लाई करेगा, तो क्या R1 R2 का सबसेट हो जाएगा? यस हो जाएगा। बिफोर हम आगे बढ़े, हम आपको ये बता दें कि क्या प्रूफ करना चाहते हैं। सेट थियरी में आपने पढ़ा था कि अगर हमें प्रूफ करना, हमने ये प्रूफ कर दिया कि A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A, इसका मतलब होता है कि A इज इक्वल टू व्हाट? B। A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, तो A इज इक्वल टू B हो जाता है। क्लियर? यही हम यहां प्रूफ कर रहे हैं। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों सेट्स बराबर हैं, तो हम ये प्रूफ करेंगे कि R1 R2 का सबसेट है, फिर प्रूफ करेंगे R2 R1 का सबसेट है, which implies that both are equal. Now second step में हम क्या लिखेंगे? For x comma y belonging to R2, which implies that x comma y ordered pair is a subset of 1 4 5 1 4 7, ये ना, हाँ, और x comma y is a subset of 2 5 and 8, और x comma y is a subset of 3 6 and 9. This implies that x minus y is divisible. इस सेट के आप कोई भी दो एलिमेंट्स उठाएंगे तो they will be divisible by 3, which implies that x comma y belongs to, ऐसे लिखेंगे, belongs to R1 also. हमने R1 का एलिमेंट उठाया, प्रूफ कर दिया कि वो R2 का भी होगा, इसका मतलब R1 R2 का सबसेट है। हमने R2 का एलिमेंट उठाया, प्रूफ कर दिया कि वो R1 का भी एलिमेंट होगा। This implies that R2 is a subset of R1. This implies that R1 is equal to what? R2. ये थियोरेटिकल बच्चों है, ये थियोरेटिकल अप्रोच है जिसमें हम लिखते हैं पूरी चीज, और सबसेट्स वाले में और रोस्टर फॉर्म वाले में कोई गलती नहीं है। अगर आपके स्कूल में मोहर लगा के उसको गलत नहीं साबित किया गया हो तो वो कर सकते हैं आप, बट इसको भी समझ लीजिए। हमने क्या किया, ये सेट थियरी में आपने पढ़ा था कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है मतलब ए बी के अंदर लाई कर रहा है, और बी ए के अंदर, बी ए का सबसेट है मतलब बी ए के अंदर लाई कर रहा है, तो भाई कब पॉसिबल होगा? जब दोनों की बाउंड्री वॉल सेम हो जाए। हमने ये कहा कि ये एक जैसे भगोने होते हैं, हम भगोने के अंदर भगोना रख लेते हैं, हमने ये कहा कि ये जो दो भगोने हैं हमारे पास, ठीक, हमने कहा कि ये भगोना इसके अंदर रखा जा सकता है, ठीक, और ये भगोना इसके अंदर रखा जा सकता है। इज इट पॉसिबल? ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों भगोने एक के ऊपर एक ऐसे फिट हो जाएं, ठीक, ये दोनों आइडेंटिकल हो, ये इसके ऊपर रखो चाहे इसके ऊपर रखो, एक ही तरीके से फिट हो रहे हैं। इसका मतलब दोनों को क्या होना पड़ेगा? इक्वल। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर फिट हो रहे हैं तो इट मींस दे बोथ आर इक्वल। ऐसे समझिए चीजों को, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करना सीखिए। तो अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए शुड बी इक्वल टू बी। वही हमने यहां यूज किया है कि भाई अगर R1 का कोई एलिमेंट उठा रहे हो, इसका मतलब x माइनस वाई 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब एक्स वाई या तो इससे आया होगा, या तो इससे आया होगा, या तो इससे आया होगा। इसका मतलब कि एक्स वाई R2 का भी एक एलिमेंट है, और एक्स वाई अगर R2 का एलिमेंट है, इसका मतलब हर एक R1 का एलिमेंट R2 का एलिमेंट है, मींस R1 इज अ सबसेट ऑफ R2। उसके बाद हमने कहा कि अगर एक्स वाई या तो यहां से आ रहा है, या तो यहां से आ रहा है, या तो यहां से आ रहा है, इसका मतलब कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, मींस x वाई बिलोंग्स टू R1 ऑल्सो।
इसका मतलब R2 इज अ सबसेट ऑफ R1। इट मींस R1 इज इक्वल टू R2। क्यों? क्योंकि R1 R2 का सबसेट है, R2 R1 का सबसेट है। तो हम ये कहेंगे कि क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो ये रिलेशन जो है एक ये दोनों सेट्स को है इक्वल होना पड़ेगा। तो ये जो रिलेशन डिफाइन किया है हमने, फंक्शन है कि नहीं है वो बात की बात है। ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया हुआ है ये एक कैसा रिलेशन हो गया? ये दोनों इक्वल रिलेशंस हो गए। R1 इज इक्वल टू R2 हो गया। अब ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप इसको लॉजिकली भी समझिए, बस इसको ये आपको एक बार समझना है कि यहाँ डिफरेंस जो है, ये जो सेट्स बनाए गए हैं, यहाँ पे जो 3 सेट्स लिखे गए हैं, ये तीनों सेट्स काफी सोच समझ के लिखे गए हैं, रैंडमली नहीं लिख दिए गए हैं। उसमें से वही 3 एलिमेंट्स उठाए हैं जिनका कि डिफरेंस 3 से डिविजिबल आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये एग्जाम्पल्स करने के बाद अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि थियरी तो आसान थी, क्वेश्चंस थोड़ा दिमाग लगाने पड़ते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कहां से किसको रिलेट करें, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप लोग बहुत प्रैक्टिस करिए, बहुत प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आपकी बुद्धि तेज होती जाएगी, शार्प होती जाएगी और चीजें आपके दिमाग में रिटेन रहेंगी। एक चीज हम बार बार बोलते हैं कि आपको 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। पहली चीज कि जो चीज आप कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको ऐसा करिए कि कम से कम एग्जाम तक वो कॉन्सेप्ट याद रहे। मतलब ऐसा नहीं कि आज क्वेश्चन लगाया, कल फिर वही क्वेश्चन हमारे सामने आया तो याद ही नहीं आ रहा है कैसे किया था। नहीं, एक बार क्वेश्चन कर लो तो दिमाग में ये बात बैठी रहनी चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन को हमने ऐसे किया था। आंसर ना याद हो, रटना थोड़ी ना है, सोल्यूशन भले ना याद हो, लेकिन प्रोसीजर याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे करा गया था। दूसरी चीज, गलती मत करिए। गलती मतलब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहली बार में ही, अगर देखिए कोई क्वेश्चन यदि आपके सामने आया, देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, ईदर यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन और यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आप नहीं जानते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, यू कैन बेटर लीव द क्वेश्चन एंड प्रोसीड फॉरवर्ड। अब आगे जाइए, अननेसेसरली नो नीड, देयर इज नो यूज ऑफ वेस्टिंग टाइम ओवर दैट क्वेश्चन व्हिच यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व। ठीक है, वो अलग बात होती है। लेकिन अगर आप जानते हैं क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है और आप उसको गलत कर ले गए तो ये आपने अपने साथ ही अन्याय कर दिया। मींस आप आता हुआ क्वेश्चन, भैया 4 नंबर मिल रहे थे, 10 नंबर मिल रहे थे, 6 नंबर मिल रहे थे और आपने उसको खुद ब खुद कहा कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए आपने। और उसके वही 4 नंबर का नुकसान नहीं होता, टाइम का भी नुकसान। उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बीच में सिली मिस्टेक करोगे, पर मेहनत तो पूरी की ना, मेहनत पूरी की। वही हुआ कि हम दिन भर मेहनत मजदूरी करेंगे लेकिन शाम को पेमेंट नहीं लेंगे। कोई ऐसा करता है क्या? एक अनपढ़ गंवार आदमी भी इतना जानता है कि अगर मैंने दिन भर काम किया तो मुझे पैसे चाहिए उसके। आप पूरा क्वेश्चन करके बिना नंबर लिए कैसे जाने की सोच सकते? इट मींस यू आर अ फूल। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो ये फूल आप ना बने। इसलिए आप क्या करिए, क्वेश्चंस को एकदम सीरियसली लगाइए और अपनी स्पीड के हिसाब से, कि आप अपनी एक्यूरेसी को कॉम्प्रोमाइज ना करें, अपनी स्पीड को मैक्सिमाइज करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो में हम फिर कुछ एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे और देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द एक्सएनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। जितने क्वेश्चंस करोगे बच्चों उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। खूब क्वेश्चंस लगाओ।